हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का लेके आए, किसके अंतर्गत एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत, और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य शास्त्र शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य शास्त्र शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और इस पुस्तक के माध्यम से आपको तैयारी करना वार्षिक परीक्षा की, लेकिन यही पुस्तक से नहीं, आपको जो पाठ्य पुस्तक मिली है उस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करना है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने के बाद जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका में जो आपको प्रश्न दिए उनको आपको यहाँ पे नोट करना है। किसकी सहायता लेना है आपको? पाठ्य पुस्तक, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका सहारा लेके आपको इसमें उत्तर लिखना है। यानी अध्ययन पहले आपको पाठ्य पुस्तक का करना है, फिर एडगेट अभ्यास पुस्तिका पे उसके उत्तर लिखना है। इसके पहले की वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 1 को पार्ट 1 बता दी थी, अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 2 बताएंगे। अध्याय 2 क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो आपका अध्याय 2 बताएंगे। चलिए अध्याय 2 में स्टार्ट करते हैं हम। अध्याय 2 बताई दिए, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? इसके 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर फैक्टर, बी नंबर दीवान, सी नंबर नवाब और डी नंबर सौदागर। अब इस चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको समय दे रहे हैं सोचने का। प्रश्न फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर फैक्टर। किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर ए नंबर फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। फरमान शब्द का अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए। शाही आदेश, बी नंबर शाही कोतवाल, सी नंबर मुक्त व्यापार और डी नंबर संधि पत्र। तो सही आंसर क्या होगा? फरमान शब्द का अर्थ है। ये चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। सोचिए सही आंसर क्या होगा इसका, और याद भी कर लीजिए क्योंकि ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो चलिए देखिए, इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का शाही आदेश। फरमान शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर शाही आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 आएगा। मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? प्रश्न क्या है? मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? इसके 4 ऑप्शन है। ए नंबर गेहूं चावल, बी नंबर काली मिर्च इलायची, सी नंबर ज्वार बाजरा और डी नंबर रेशम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आपको देखना है। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का काली मिर्च और इलायची। मालाबार तट पर किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो काली मिर्च और इलायची। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखिए। प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? आप इस प्रश्न का उत्तर पृष्ठ क्रमांक 21 में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ पे हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक दिए हुए हैं हर प्रश्न के साथ, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं कि ये सही है या गलत है और उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्या था? प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? ए नंबर फैक्ट्री, बी नंबर प्रेसिडेंसी, सी नंबर कोर्ट और डी नंबर रेगुलेटरी। सोचिए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 4 का? तो इसका सही आंसर है आपका बी नंबर का प्रेसिडेंसी। प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासनिक इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर में आ जाएगा प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। इसमें आपको उत्तर लिखना है। 4 प्रश्न तक आपको सही विकल्प दिए गए थे। 4 विकल्प में से एक विकल्प चुन के लिखना था। अब इसका प्रश्न आ रहा है आपका नेक्स्ट। किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? बताइए किस पुर्तगाली यात्री था? तो और कब पता लगाया था ये भी बता सकते हैं इसमें। तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर क्या है? देख सकते हैं इसका सही आंसर। वास्को दा गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। किसके द्वारा? वास्को दा गामा, या इसको वास्को डी गामा भी कहा गया है। तो वास्को दा गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा कब 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? ये आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? इजाज़तनामे से क्या आशय था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इजाज़तनामे से क्या आशय था। तो आप उत्तर बताएंगे। इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। क्या है? इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए, जो इजाज़तनामा था उसमें जो बताया गया इलाका है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कहते हैं व्यापार नहीं कर सकती थी। किसमें लिखा है ये? इजाज़तनामे में।
इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। प्रश्न क्या है आपका, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे, तो आप उत्तर में क्या बताएंगे। तो देखिए इसका उत्तर, बक्सर के युद्ध का परिणाम, बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। क्या है, बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से क्या होगा, ये पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। ये बक्सर के युद्ध के परिणाम हुए थे। परिणाम तो बहुत से हैं, हमने छोटे रूप में आपको बताएं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1761 में अफगान के आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। कौन से युद्ध ने, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसमें। और कब हुई थी, 1761 में। किसके बीच हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों क्या हुई थी, हार हुई थी। और यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। यूरोप के बाजार यानी यूरोप महाद्वीप में भारत की किन वस्तुओं, हम किस महाद्वीप में रहते हैं, हम एशिया महाद्वीप में, और ये यूरोप की बात कर रहा है। यूरोप के जो बाजार थे उसमें भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी मांग थी। प्रश्न क्या था, बाजार, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग थी, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर बता देंगे, सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी, इनकी भी मांग थी। कहाँ, यूरोप के बाजारों में। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया, सहायक संधि की शर्तें क्या थीं, तो आप बता सकते हैं सहायक संधि की शर्तें क्या थी। नंबर 1, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं थी। सहायक संधि की पहली शर्त क्या थी, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 2, देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। दूसरी संधि में क्या बताया, देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। तीसरा देखिए, देशी रियासत अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगे तथा रेजिडेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेगी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे, तो आप उत्तर बता देंगे। वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। नंबर 1, 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। नंबर 2, इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। और तीसरा क्या सुधार हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे। प्रश्न क्या है, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे, तो आप उत्तर बताएंगे। प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। नंबर 2, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतें तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। तीसरा पॉइंट, नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो ये प्लासी के जो युद्ध के प्रमुख कारण थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 13, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे, आप इसका उत्तर बताएंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तु खरीदना चाहती थीं। नंबर 2, सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थीं। और इसका नंबर 3 है, नंबर 3 क्या है, बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ये क्या है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के कारण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति मीन्स होता है हड़प नीति, क्या थी तथा इस नीति से किन किन राज्यों को
अपने नियंत्रण में लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। प्रश्न क्या था, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी, उसकी विलय नीति क्या थी, तो आप बता सकते हैं। उसकी लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी, किस तर्क पर, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं, यानी उसका पुत्र नहीं है, यानी कौन सा पुत्र होना चाहिए, पुत्री भी नहीं, यदि उसका कोई पुत्र नहीं है तो उसकी जो रियासत है या उसका जो राज है हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति से कौन कौन से राज्य आए, जैसे सतारा है, संबलपुर है, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया, किसने, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के द्वारा। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ आपका अध्याय 2 कंप्लीट होता है। अध्याय 2 क्या था आपका, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यदि आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।